नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आज किस बात पर चर्चा होगी इसका खुलासा हम बाद में करेंगे। पहले ये कहानी सुनिए। नोएडा सेक्टर 31 में रहने वाले रिटायर्ड मेजर जनरल एनके धीर को पिछले 10 अगस्त को एक फोन कॉल आती है। फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि वो DHL से बोल रहा है। उसने मिस्टर धीर से कहा कि उनके नाम पर मुंबई से ताइवान के लिए एक पार्सल आया है, जिसमें 5 पासपोर्ट, 4 बैंक क्रेडिट कार्ड, कपड़े और 200 ग्राम MDMA और एक लैपटॉप है। आपको बताते चले कि MDMA एक प्रतिबंधित ड्रग है जिसका सेवन करना, बेचना या खरीदना गैर कानूनी है। उस व्यक्ति ने मिस्टर धीर से कहा कि ये अवैध सामान है। उसने बताया कि उनके आधार कार्ड से छेड़छाड़ हुई है और इसको लेकर मुंबई क्राइम पुलिस से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करानी चाहिए। ये सुनते ही अधिकारी घबरा गए। प्रतिष्ठा सबको प्यारी होती है। वे गलत नहीं थे, मगर झूठे केस में फंसने पर भी बदनामी तो होती ही। बाद में अदालतों का लंबा चक्कर लगाकर वो बच भी जाते तो भी उतना श्रम, उतना पैसा और प्रतिष्ठा की हानि शायद वो सह नहीं पाते। बहरहाल उस व्यक्ति ने मेजर जनरल से एक आदमी की बात कराई जिसने अपना नाम अजय कुमार बंसल बताया। उसने खुद को CBI अधिकारी बताया और मिस्टर धीर को अपने आई कार्ड की फोटो भेजी। ये सारी बातचीत WhatsApp से हो रही थी। इसमें रिटायर्ड मेजर जनरल कॉलर को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन कॉलर उनको देख रहा था। उस व्यक्ति ने बहुत कड़ाई से पूछताछ के लहजे में बातचीत करते हुए CBI का एक लेटर मेजर जनरल को भेजा, जिसमें साफ शब्दों में लिखा था कि उन्हें जेल जाने से बचने के लिए किसी के साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं करनी। इस दौरान उस व्यक्ति ने धीर को उनके घर पर अरेस्ट रखा और दावा किया कि उन पर हमला हो सकता है। इसको लेकर रिटायर्ड अधिकारी को अपनी मूवमेंट शेयर करने के लिए कहा गया। बात यही खत्म नहीं हुई, उनसे फाइनेंशियल जानकारियां भी पूछी गई। उन्होंने धीर के म्यूचुअल फंड्स और FD को बताए गए अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा। जालसाजों के पास फंड्स की पूरी जानकारी थी। मिस्टर धीर से कहा गया कि वे 14 अगस्त को बिना किसी को बताए बैंक में जाकर एक खाते में पैसे ट्रांसफर करें। एनके धीर से ड्रीम होम हाउसिंग एंड प्रॉपर्टीज नाम के खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए गए। सेना के रिटायर्ड अधिकारी से कहा गया कि उनकी पहचान छुपाने के लिए अकाउंट को बनाया गया है। जांच में सिर्फ आधा घंटा लगेगा, उसके बाद पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन पैसा ना आना था ना आया। जब तक एनके धीर को सच्चाई का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो साइबर ठगों के जाल में फंसकर 2 करोड़ रुपए गंवा चुके थे। इन ठगों के जाल में फंसकर डिजिटल अरेस्ट होने वाले एनके धीर अकेले नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ PGI लखनऊ की डॉक्टर रुचिका टंडन के साथ। साइबर ठगों ने उनको 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए हड़प लिए। इसी तरह जालसाजों ने झुंझुनू की एक महिला प्रोफेसर को 3 महीने तक ऑनलाइन मॉनिटरिंग में रखकर 7 करोड़ 67 लाख रुपए की ठगी कर ली। दर्शकों, अब आप समझ गए होंगे कि आज की हमारी चर्चा एक बार फिर साइबर ठगी पर केंद्रित है, लेकिन इस बार एक नया टर्म हम यूज कर रहे हैं, वो है डिजिटल अरेस्ट। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है ये डिजिटल अरेस्ट। तो आपको बताते चले कि डिजिटल अरेस्ट एक तरह का साइबर फ्रॉड है जिसमें ठग किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का भय दिखाकर उसे उसके खुद के घर में कैद कर लेते हैं। इस तरह की जालसाजी में साइबर ठग स्वयं को पुलिस, CBI, किसी और संस्था का प्रतिनिधि बताते हैं और पीड़ित को डरा धमकाकर झूठे दस्तावेज दिखाकर यह दावा करते हैं कि उसने वित्तीय धोखाधड़ी, ड्रग तस्करी या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध किए। अगर पीड़ित इन आरोपों को स्वीकार नहीं करता है तो तुरंत उसके गिरफ्तारी की धमकी देते हैं। वीडियो कॉल के दौरान ठग अपना बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा बना लेते हैं। यहां तक कि पुलिस की वर्दी और फर्जी थाना तक तैयार कर लेते हैं। वो पीड़ित को जमानत के लिए कहकर घोटाला करते हैं। ठग अपनी बातों के जाल में इतना फंसा लेते हैं कि पीड़ित को उन पर भरोसा हो जाता है और खुद को बचाने के लिए उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इस दौरान साइबर ठग उस व्यक्ति को वीडियो कॉल से नहीं हटने देते हैं, ना ही किसी से संपर्क करने देते हैं। भारतीय बैंकों के आंकड़ों को माने तो देश में बीते 10 सालों में साइबर धोखाधड़ी के 65,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और इसके तहत
4.69 लाख करोड़ यानी लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। आप सोच सकते हैं कि यह राशि कितनी बड़ी है। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट से पता चला है कि देश में केवल 2023 के दौरान ही 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। साइबर अपराधी लोगों को धोखा देने के लिए यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, ओटीपी, जॉब और डिलीवरी सहित कई तरह के स्कैम अपनाते हैं। वैश्विक आंकड़ों से पता चलता है कि एडवांस फीस पेमेंट से जुड़ी धोखाधड़ी सबसे आम है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन केंद्र I4C और दूर संचार विभाग डॉट विदेशों से आने वाली फर्जी कॉल को रोकने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स साइबर दोस्त और एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जागरूकता के लिए वीडियो भी पोस्ट किए जा रहे हैं। दुनिया भर के साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स की एक नई रिसर्च के मुताबिक भारत साइबर अपराध के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर है। इस लिस्ट में बड़े देश भारत से कहीं ऊपर हैं। पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर यूक्रेन, तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर अमेरिका है। यानी साइबर ठगों का मायाजाल पूरे विश्व में फैला है और बड़े बड़े देश भी इनका तंत्र नष्ट करने में विफल साबित हुए हैं। अब इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन आप भी अपना काम करिए। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि साइबर क्राइम में व्हाट्सएप का इस्तेमाल इन दिनों बढ़ गया है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर हमें सतर्क रहना चाहिए। कभी भी अनजान वीडियो कॉल रिसीव ना करें। अगर वीडियो कॉल आए तो अपने चेहरे को हाथ से ढक कर बात करें, यानी चेहरा छुपा लें। अनजान कॉल पर अपनी कोई भी जानकारी ना दें। किसी अनजान सोर्स के मैसेज पर क्लिक ना करें। अपने फोन या लैपटॉप में थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड ना करें। अपने बैंकिंग ऐप और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंट ऐप पर मजबूत पासवर्ड डालें। फेसबुक, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को प्राइवेट रखें। अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करें। अधिकांश मामलों में साइबर अटैक वारदात से पहले इन्हीं सोशल साइट से लोगों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो सतर्क रहें, सचेत रहें, तभी साइबर ठगों के माया जाल से मुक्त रह पाएंगे। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।